जो प्रेजेंटेशन आई आप सभी के सामने। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ तक पढ़ा था एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के बारे में और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के बारे में, डिटरमिनेशन किस तरह से करते हैं और किस फॉर्मूले से अपने उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उस चीज की अपन ने स्टडी की थी। ठीक है, इस यूनिट के अंदर अपना जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट डिस्ट्रीब्यूशन के ए को डिटरमाइन करने के लिए जो वेल्कम-निल्सन मेथड है, ठीक है, एक तो वो बचा हुआ है और एक थोड़ी सी इसके अंदर एप्लीकेशंस बची हुई है फार्माकोकाइनेटिक्स की, क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, आज उन दोनों चीजों को अपने कवर करते हैं। तो हम लोगों ने सारी की सारी स्टडी कर चुके हैं पहले कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह से एलिमिनेशन होता है। ठीक है, दोनों के रेट कांस्टेंट है, उनको किस तरीके से डिटरमाइन करना है। अपने जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बचा हुआ है जिसको डिटरमाइन करने की, क्योंकि देखो ये मेथड है कहीं ना कहीं, ठीक है, इनके अंदर जब अपन डिटरमाइन करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है उन चीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वेल्कम-निल्सन मेथड को अपने यूज करते हैं। ठीक है, वेल्कम-निल्सन मेथड के अंदर क्या है, ठीक है, ये मेथड है जो कर्व फिटिंग, जो अपने कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से, और जो अपने ग्राफ बनाते हैं, एक अपन ने चीज डिटरमाइन करी थी, एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब, जो ड्रग कंसंट्रेशन जो बची हुई है अभी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है, हमारे प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई है, बट हमने बॉडी के अंदर उसको दे दिया है। ठीक है, उन दोनों की हेल्प से, ठीक है, जो बची हुई ड्रग कंसंट्रेशन है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, उसकी हेल्प से अपन क्या है कि इस मेथड को यूज करते हुए जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अगर अपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि बेटर अल्टरनेटिव मेथड है, कर्व फिटिंग मेथड है, जो मैंने भी आपको बोला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि के को डिटरमाइन करते हैं अपने परसेंटेज अनएब्जॉर्ब टाइम प्लॉट। अनएब्जॉर्ब टाइम प्लॉट मतलब कितनी ड्रग है वो अभी अनएब्जॉर्ब्ड है, कितनी ड्रग अभी एब्जॉर्ब होना बाकी है, उसकी हेल्प से। ठीक है, और तो उसकी हेल्प से अगर जब हम डिटरमाइन करते हैं तो अपने को यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का रेट है, किस रेट से हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज को देखने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बात की बात करें कि एक ड्रग अगर अपने ओरली हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दी है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को अपने माने कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, दैट इज एक्सए। ठीक है, एक्सए क्या है, एक्सए है अपने आप में सम, किसका सम, एक्सए इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट है ड्रग की, दैट इज एक्स। ठीक है, प्लस एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है वो, ठीक है, एक हमारी बॉडी से जो बाहर निकल चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, दैट इज एक्स ई, उसको हम लेके चलते हैं। दोनों का जो टोटल है दैट इज द टोटल बॉडी कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई थी, उसमें से जो कुछ पार्ट है अभी हमारी बॉडी के या प्लाज्मा के अंदर ही घूम रहा है और उसमें से कुछ पार्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल चुका है। ठीक है, इन दोनों का टोटल है, उसको हम एक्स के बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, इसको क्या है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स की वैल्यू को हम पहले भी डिटरमाइन कर चुके हैं। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, जो एक्स है इसको अपन वीडीसी सी से लिखते हैं। वीडी दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सी है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, कितनी ड्रग कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इसको अपन डिटरमाइन करते हैं जो अपन इसको लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो इस चीज से अपन इसको वीडीसी के फॉर्मूला से, एयूसी के फॉर्मूला से अपने यहाँ पे इसको लिखा है। तो एक्सी की वैल्यू ये दैट इज के ई, ठीक है, के ई वीडी एयूसी 0 से लेके टी टाइम तक। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर, जो 10.63 इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम माने दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन फ्रॉम 0 टाइम टू इनफिनिटी टाइम। अगर हम इनफिनिटी टाइम की बात करते हैं, ठीक है,
तो हम क्या है यहाँ पे टी किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी टाइम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स ये टोटल बॉडी कंसंट्रेशन है वो इन्फिनिटी टाइम तक क्या है हमारी बॉडी के अंदर घूमती रहेगी, और ये है हमारी टोटल कंसंट्रेशन दैट इज ड्रग। ठीक है, इन्फिनिटी के अंदर जो सी है, जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हम मानते हैं कि अगर हमने एक ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ड्रग है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वो टाइम 24 घंटे, 48 घंटे, ठीक है, 50 घंटे, 100 घंटे, कितना भी हो सकता है, हम उसको इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं। तो इन्फिनिटी के अंदर हम ये चीज मानते हैं कि हमने जो ड्रग खाई क्या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 100% है वो ड्रग हमारी बॉडी से रिड्यूस हो गई या बाहर निकल गई। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या है कि हम सी जो इन्फिनिटी है उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर सी को हम यहाँ पे 0 मान के चलते हैं तो अपने आप में क्या है, ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फिनिट टाइम के ऊपर वो भी 0 हो जाता है, क्योंकि अगर ड्रग ही नहीं है, ड्रग की कंसंट्रेशन ही 0 हो गई है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने का तो मतलब ही नहीं बनता किसी ड्रग का। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू अपन ये डिटरमाइन अकेले ये लिख सकते हैं। ठीक है, अपन तो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि ड्रग का कितना फ्रैक्शन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, दैट इज एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए इन्फिनिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक फिक्स टाइम के ऊपर, एक फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, एक फ्रैक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम के ऊपर कितना फ्रैक्शन हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग का एब्जॉर्ब है उसको अपन इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट पढ़ा भी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अगर चलते हैं तो इस वैल्यू को इस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, हमने लास्ट उसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। ये हो जाता है कि देखो अगर एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कितना भी हो सकता है। अगर ड्रग की बात करें कि पूरी की पूरी ड्रग एक है, उसका 100% अगर कंपोजिशन को हम 1 मान के चलें, ठीक है, तो अगर हम मान लें कि उसमें से 40% जो है, जो फ्रैक्शन है वो एब्जॉर्ब हो चुका है या अनएब्जॉर्ब रह रहा है, ठीक है, उसको हम एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए इन्फिनिटी मान के चलते हैं। पूरा की पूरा फ्रैक्शन 1 है, 1 में से हम माइनस करेंगे तो वो कितना बच जाएगा, एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, और अगर उसको परसेंटेज की कंपोजिशन के अंदर चेंज करें तो उसको इनटू 100 कर देंगे कि 1 माइनस ये एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए इन्फिनिटी क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो एब्जॉर्ब हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और 1 है वो है टोटल बॉडी कंसंट्रेशन, कि हमने टोटल बॉडी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन प्रोवाइड किए, इनपुट दिया है हमारी बॉडी के अंदर टोटल ड्रग की कंसंट्रेशन का। ठीक है, वो जो बचा 1 में से जो फ्रैक्शन उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, वो कितना बचा, एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब, इसकी हेल्प से ठीक है हम क्या है इसको अगर सेमिलोग्राफ की के तौर पे इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, टी के साथ, ठीक है, जो लोग ले लेते हैं इसका, तो हमें जो स्लोप है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। नेक्स्ट बताते हैं इसके अंदर। तो इन दोनों की हेल्प से अपने क्या है यहाँ पे सी मैक्स, सॉरी इसको अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर डोज, वो डोज हम कोई भी मान सकते हैं कि हमने ओरल रूट से एक बॉडी के अंदर ड्रग को दिया, इंसर्ट कराया, ड्रग को इंसर्ट कराने के बाद क्या है कि हमने टाइम टू टाइम क्या है हमारी बॉडी से ब्लड के सैंपल लिए। ठीक है, और उसमें से देखा कि कितनी जो डोज हमने दी थी, ठीक है, उसमें से कितनी डोज हमारी बॉडी के अंदर घूम रही है और कितनी डोज जो है वो अभी एलिमिनेट हो चुकी है। वो एलिमिनेशन डाटा से अपने आगे भी बढ़ते हैं कि यूनिटी एक्सट्रैक्शन डाटा से हम किस तरह से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या है कि सिंगल डोज को अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर हमने उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया, तो हम एंटायर अमाउंट ऑफ ड्रग की पूरी जो बॉडी के अंदर हमने जितनी ड्रग दी थी उसमें से
कितना कंपोजिशन है, कितना पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हुआ और कितना पार्ट जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है। और जो हम के ई इसके अंदर डिटरमाइन कर रहे थे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को अपने वो अपने डिटरमाइन कर सकते हैं log C वर्सेस T प्लॉट, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम प्लॉट को डिटरमाइन करके, या AUC प्लॉट के बारे में अपन बात करी थी, AUC की प्लॉट की हेल्प से भी अपन, AUC प्लॉट भी क्या है एक्चुअल में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का प्लॉट ही तो है, ठीक है। वो रीजन है जिस रीजन के अंदर ड्रग हमारी बॉडी के अंदर रहती है, जितने पार्ट तक रहती है, ठीक है। उस तरीके से हम AUC की हेल्प से भी जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेमिलॉग ग्राफ जो अभी जो लास्ट स्लाइड के अंदर दिखा रहे थे, क्या सेमिलॉग प्लॉट है दैट इज परसेंटेज एरिया रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसको अपन ARA के बीच में परसेंटेज ARA के बीच में और T के बीच में बनाने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, जिसका स्लोप है दैट इज -k डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। और रेगुलर प्लॉट, अगर रेगुलर प्लॉट भी इसके बराबर आता है, बिल्कुल सेम आता है, स्ट्रेट लाइन के तौर पर आता है, तो हम जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट ऑर्डर है दैट इज जीरो, कि एक फिक्स क्वांटिटी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एक फिक्स डोज ही हमारी बॉडी के अंदर जाके इंसर्ट हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जीरो ऑर्डर आती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्यूजन के केस में आती है, वो ओरल के केस में भी आ सकती है। एक फिक्स डोज भी हमारी बॉडी, ओरल नहीं एक्स्ट्रावेस्कुलर की किसी भी रूट के केस में आ सकती है। एक फिक्स जो डोज है वो हमारी बॉडी के अंदर एक फिक्स टाइम के साथ भी एब्जॉर्ब हो सकती है, वो भी हमें क्या है जनरली देखने को मिलती है। ये तो था आपका वेलकमिंग मेथड, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है उसको डिटरमाइन करने का कौन सा मेथड है, बेस्ट मेथड कौन सा है, और अपने उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चीजें फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, डोज डिजाइन में उसकी किस तरह से हेल्प मिलती है। हमें जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का कोई एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी अपन कर चुके हैं इससे पहले सारी की सारी, ठीक है। ओवरव्यू जनरली अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बाकी इसमें अंदर एज सच कुछ भी नहीं है, हम इसके अंदर डिटरमाइन कर चुके हैं इसको अच्छे से पहले भी, ठीक है। कि देखो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स एप्लीकेशंस की बात करी जाती है, ठीक है, तो एप्लीकेशंस हमें जनरली कहाँ देखनी है। देखो सबसे मेन तो है न्यू ड्रग मॉडलिटी की, जब हम बात करते हैं उसके अंदर ही जो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल्स को अपने लगाते हैं, ठीक है। अगर ये भी इसने डिफरेंट डिफरेंट इसको कैटेगराइज किया है दैट इज डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग विद लेसर साइड इफेक्ट एंड इम्प्रूव थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। ये एक मेन रीजन है कि हमें जो है वो साइड इफेक्ट तो है, अगर कोई हम ड्रग मॉडलिटी बनाने जा रहे हैं हमें साइड इफेक्ट तो है कम से कम लेके चलना है, ठीक है, कि उस ड्रग मॉडलिटी के साइड इफेक्ट कम से कम आए, ठीक है। बट क्या है कि उसके अंदर जो थेराप्यूटिक इफेक्टनेस है वो हमें मैक्सिमम केस के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका जो मेजर यूजफुल पार्ट की अगर अपने बात करें तो मेजर यूजफुल पार्ट है इसका दैट इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, उसको आज की तौर पे एक अलग ब्रांच के तौर पे भी देखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, अपन इसके बारे में ब्रीफली बात कर चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है। फिर भी जनरल इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए ये आपके सामने स्लाइड है, आप इस स्लाइड को भी लेके चल सकते हो, ठीक है, कि हम जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसका बेटर यूज होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो हम डोज देने जा रहे हैं वो डोज डिजाइनर्स होनी चाहिए, ठीक है। हम डोज डिसाइड कर सकें कि हम जो डोज देने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑन इफेक्टिव पार्ट और नॉन इफेक्टिव पार्ट, ठीक है। जो डोज रेजिमेंट है हमारा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मल्टीपल डोजिंग, ठीक है। अगर देखो एक बार फीवर हुआ किसी को, ठीक है, फीवर के केस में हमने उसको एक बार के लिए पैरासीटामोल दे दी, एक हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डोजेस रेजिमेंट की, कि हम जो डोज देने जा रहे हैं, हम जो डोज डिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, ठीक है, वो डोज कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, डोजेस रेजिमेंट कितना इफेक्टिव है,
ठीक है, उसका जो हमने सिलेक्शन किया है डोज देने का, उसकी जो रूट हमने डिसाइड किया है वो रूट यूजफुल है या रूट यूजफुल नहीं है, उस पर्टिकुलर रूट से भी हम ड्रग को एडमिनिस्ट करना दैट इज पॉसिबल फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट की। अगर एक पेशेंट सीरियस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अंदर क्या हमें कौन सा रूट डिसाइड करना है। ठीक है, देखो दो केसेस होते हैं, अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो वहां पे हम मैक्सिमम केस के अंदर आईवी यूज करते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि अगर हमने इन्फ्यूजन के हिसाब से हमने पेशेंट को सेटिस्फाई स्टेबलाइज कर दिया है उसके अंदर जो हम डोज देने जा रहे हैं उसके इफेक्टिव को, बट जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, पेशेंट आउट की अगर हम बात बोलते हैं, डिस्चार्ज करने के केस में, डिस्चार्ज करने के बाद क्या है कि हमें जनरली देखना होता है कि वो पेशेंट के अंदर उस ड्रग की कितनी रिक्वायरमेंट है आने वाले नेक्स्ट टाइम तक, या कितने टाइम तक उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर डोज देनी पड़ेगी। तो हम पहले उसको आईवी रूट से दे रहे थे और आईवी से हम ओरल रूट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज कंडीशन से घर पे जाएगा तो उस केस के अंदर घर पे तो पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम वो आईवी रूट से ड्रग ले लेगा। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है, ये डोजेस रेजिमेंट डिसाइड करने के लिए जो है वो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स मल्टीपल जो बहुत हमें हेल्प करती है। ठीक है, किस तरह से ये बताते हैं आगे। यस, देखो ये एक जनरल आपके सामने ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर क्या है कि इसने यहाँ पे तीन कंडीशंस हमें दिखा रखी है। ठीक है, देखो ये कंडीशंस चलती जा रही हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशंस की बात करते हैं तो ये जो एक ग्राफ बना है ये एक पर्टिकुलर एक फिक्स डोज के लिए बना है कि यस हमने एक डोज जो है हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दी, इंसर्ट कराने के बाद क्या है इसकी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमारी प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता गया और बढ़ने के बाद क्या है एक पीक लेवल तक पहुंचा। पीक लेवल तक पहुंचने के बाद क्या है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लगा, और जब वो नीचे की साइड जाने लगा तो वहां पे हमने एक डोज को और इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तीन ग्राफ बना रखे हैं, एक जो ग्राफ है फर्स्ट ग्राफ नीचे नीचे वाला, ठीक है, वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे है। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज देखने वाली है कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, हमने फर्स्ट डोज की बात करिए, अगर हम सबसे नीचे वाले ग्राफ की बात करते हैं उसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि हमने फर्स्ट डोज को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के बाद क्या है कि हमने बहुत लंबे टाइम के बाद दूसरी डोज को इंसर्ट कराया। उससे क्या हुआ कि जो हमने फर्स्ट डोज दी थी वो फर्स्ट डोज का जो प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन थी वो प्लाज्मा के उसकी ड्रग के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मिनिमम लेवल तक ही रही, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे तक ही रही। ठीक है, और जीरो की तरफ पहुंच गई, लगभग पहुंच गई या जीरो हो गई। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर अंदर हमने वहां पे जाके दूसरी डोज को इंसर्ट कराया। ठीक है, इससे अगर हम लॉन्ग टाइम तक भी उस ड्रग को दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी इफेक्ट नहीं आ पाया उस ड्रग का। ठीक है, और दूसरे रीजन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो देखो ये मल्टीपल डोजिंग चल रही है, मल्टीपल डोजिंग के अंदर दूसरे ग्राफ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमने जब हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट डोज को इंसर्ट कराया, एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट नीचे वाले ग्राफ की कंपैरिजन में सेकंड ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो डोज फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे थे। तो सेकंड ग्राफ की अगर अपने बात करते हैं तो सेकंड ग्राफ के अंदर हमने क्या किया उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि फर्स्ट ग्राफ के अंदर जो फर्स्ट डोज थी वो तो थी एक ज्यादा टाइम के अंदर कि हमने टाइम गैप बहुत ज्यादा रख लिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया कि टाइम गैप थोड़ा सा कम कर दिया, और थर्ड कंडीशन के अंदर क्या कर रहा है ये टाइम गैप बहुत कम कर रहा है, उससे भी कम कर रहा है। ठीक है, एक मिनिमम टाइम गैप के साथ वो डोज को देता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, इसको हम मान के चलें कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि फर्स्ट ग्राफ के अंदर तो उसने अगर जो अपना टाइम इंटरवल रखा वो 8 घंटे का रखा, और सॉरी या 12 घंटे का रखा या 24 घंटे का, 24 घंटे का मान के चलो कि 24 घंटे का टाइम गैप रखा कि यस कि एक दिन के अंदर एक टैबलेट दी थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन जाके सीधी डोज दी। ठीक है, दूसरे के अंदर इसने क्या किया कि टाइम गैप 12 घंटे का रखा कि 12 घंटे के अंदर इसने क्या है कि दूसरी डोज जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दी, और
थर्ड ग्राफ के अंदर इसने क्या किया कि टाइम गैप जो है वो 4 घंटे का रखा कि 4 घंटे के अंदर, हर 4 घंटे के अंदर वो नेक्स्ट डोज देता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि 24 घंटे के अंदर जब डोज दी जा रही है तो उस केस के अंदर जो डोज है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे ही चल रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज दी, फर्स्ट डोज देने के बाद वो भूल गया नेक्स्ट डोज देना, कि उसको फिक्स टाइम के अंदर डोज, नेक्स्ट डोज जो है प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, बट उसने नहीं की। ठीक है, सेकंड ग्राफ के अंदर वो एक रेंज के साथ डोज जो है वो बढ़ाता गया है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो बॉडी की कंसंट्रेशन है वो थेराप्यूटिक जो विंडो है उस थेराप्यूटिक विंडो के बीच में ही आती जा रही है। बट थर्ड डोज के अंदर, जो थर्ड ग्राफ है उसके अंदर इसलिए क्या कर रहा है कि डोज इंटरवल्स जो है बहुत कम कर रहा है। उस केस में क्या हो रहा है कि जो बॉडी, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, मिनिमम जो सेफ कंसंट्रेशन है उससे भी पार निकल जाती है। ठीक है, तो डोजेस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही अपने डिटरमाइन कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स की हेल्प से अपने डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें किस फ्रीक्वेंसी के साथ एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर डोज को अपने इंसर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसकी डोजेस फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, डोज कितनी है, डोज कम है तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स हैं वो उस पर्टिकुलर डोज के लिए साथ साथ ही चलेंगे। कि अगर कोई ड्रग दी जा रही है जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम है तो उसकी हो सकता है हमें डोज बढ़ानी पड़े। ठीक है, एक ड्रग अगर हम दे रहे हैं जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है या बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं पे हमें उसकी डोजेज फ्रीक्वेंसी को देखना पड़ेगा कि हम उसको किस फ्रीक्वेंसी दें। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी हम ग्राफ से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्राफ से ही देख सकते हैं कि अगर हम बार बार टाइम टू टाइम डोज फ्रीक्वेंसी देते जाएंगे, डोज फ्रीक्वेंसी से ही एक फिक्स क्वांटिटी निकल के आती है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस डोज को देना है। ठीक है, अब डोजेस जो फैक्टर है, जो डोजेस इंटरवल को इफेक्ट करते हैं वो है हाफ लाइफ की ड्रग कितनी देर के अंदर जो है उसका 50% कंपोजिशन हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, थेराप्यूटिक जो विंडो है उसके बीच में वो रहती है, उससे कम वाले पार्ट में तो नहीं चली जाती है। ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे तो हमने उसको जाने नहीं देना है। ठीक, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो वो ड्रग है वो थेराप्यूटिक विंडो के अंदर रहेगी तो ही हमारे लिए वो ड्रग यूजफुल, नहीं तो वो ड्रग जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर अगर वो ड्रग हमारे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी वो ड्रग हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लग जाएगी, साइड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। तो अभी अपने जो इससे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपने क्या है मल्टीपल कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। तो ये मल्टीपल डोजिंग भी एक फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ये भी उसका एक यूज है। मल्टीपल डोजिंग हमें किस तरह से डिसाइड करनी है वो अपन जब मल्टीपल डोजिंग पढ़ लेंगे तो उसके अंदर वो सारा की सारा आ जाएगा। ठीक है, वो ही सारी एप्लीकेशन फिर आगे चल के किसमें वो एप्लीकेशन में आ जाएंगी, फार्माकोकाइनेटिक्स की एप्लीकेशन। लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी कि लोडिंग डोज जब हम देते हैं, मेंटेनेंस डोज देते हैं, किस तरह से वो स्टेडी स्टेट लेवल पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो आ जाती है।